तो आगे थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालने वाले हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया, पहले एक बात बताओ, मैथ्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, शायद 9th-10th में आता भी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 9th-10th में आता है, एक बार पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, पैरेललोग्राम होता क्या है, कैसे उसका एरिया निकालते हैं, अभी तक तो पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत आप लोगों ने, हाँ या ना, ये बताओ पैरेललोग्राम का एरिया। तो देखो यार, पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकाल सकते हैं वो चीज देखो। मान लो एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो पैरेललोग्राम बनाया है दो वेक्टर का यूज करके, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का यूज करके हमने बनाया है। ये भी हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक बार हम लोग ये जो पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे वो इनके बेस के टर्म्स में निकालेंगे और दूसरी बार इनके डायगोनल्स के टर्म्स, ठीक है। मान लो ए और बी जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा के बराबर, कितना दे रखा है, थीटा। तो अब एक बात सोचो, हमें ये चीज तो पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो किसके बराबर होता है, तो बेस इनटू हाइट, यही होता है। यही फॉर्मूला आपने अभी से पहले पढ़ा भी होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट। अब एक बात देखो, मान लो इसको ओ ए मान रहे हैं, इसको ओ बी मान रहे हैं, ठीक है। तो बेस जो आएगा वो कौन सा होगा, ओ ए। बेस जो आएगा वो कौन सा होगा, ओ ए, इस पैरेललोग्राम का बेस। और जब अगर हमें हाइट की बात अगर करनी हो तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो हमने बी एम ले लिया, तो ये हमारा क्या होगा, हाइट। तो क्या लिखेंगे, ओ ए इंटू कितना, बी एम के बराबर, ठीक है। और एक बात सोचो, अगर बी एम जो होगा वो हमारा क्या है, बेसिकली बी एम, तो बी साइन थीटा, बी एम जो होगा वो क्या है हमारा, बी साइन थीटा। स्मॉल बी इसका मैग्नीट्यूड, हम लोग मान रहे हैं कि जो ओ ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, और जो ओ बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल बी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ओ ए जो है वो हमारा क्या होगा, बेस, बी एम जो होगा वो हमारा हाइट होगा। ओ ए की वैल्यू किसके बराबर, ए, इंटू जो बी एम आएगा वो हमारा बेसिकली क्या है, बी एम जो है वो हमारे लिए क्या होगा, तो बी एम जो होगा वो इस बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी ये है क्या हमारे लिए, तो बी साइन थीटा के बराबर। बी एम जो आएगा वो क्या होगा, बी साइन थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो ए इंटू बी साइन थीटा के बराबर, यही आएगा। अब एक बात सोचो, ए बी साइन थीटा क्या होता है हमारा, तो मैग्नीट्यूड होता है किसका, दो वेक्टर जो ए और बी हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी बेसिकली ये है क्या, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। यानी जो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, तो दो वेक्टर जिनसे मिल करके ये हमारा पैरेललोग्राम बना होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तो हो गया कि साइड्स के फॉर्म में, कि साइड्स के टर्म्स में हमने ये निकाला है, ठीक है। बचा हुआ अब हम किसके टर्म्स में निकालते हैं, मान लो एक बार डायगोनल के टर्म्स में निकालें। अगर हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ए बी साइन थीटा परपेंडिकुलर के लिए एक बात बताना, जैसे मान लो अगर एक वेक्टर ये बी रहा, ये अगर एक पैरेललोग्राम अगर बात कर रहा है तो वो तो बेस इनटू हाइट ही होता है। और अगर मान लो इस पैरेललोग्राम का जो हाइट होगा वो क्या होगा, यही होगा हाइट, यही होगा ना हाइट। तो ये हाइट होगा हमारा एच। ठीक है। अब एक बात देखो यार, तो हाइट हमारा ये क्या होगा एक तरह से, तो वेक्टर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो ये हमारा है क्या एक्चुअली, बी साइन थीटा। एक्चुअली है क्या ये, बी साइन थीटा होगा। ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, मान लो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हैं किसके टर्म्स में, तो इन टर्म्स ऑफ किसके, डायगोनल के टर्म्स में अगर बात किया गया हो। अगर हमें डायगोनल के टर्म्स में अगर एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक बात देखो, ये मान लो वेक्टर ए हो गया, ये मान लो वेक्टर बी हो गया, ये हमने एक, ये पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो हमने एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर लिया और एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये डायगोनल ये लिया और ये इसका डायरेक्शन ये लिया, ये हमारा D1 और ये हमारा D2 के बराबर, ये D1 वेक्टर हो गया और ये D2 वेक्टर, ठीक है। अब एक बात देखते हैं, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने देख लिया है बेस के टर्म्स में। अब हमें किसके टर्म्स में निकालना है, तो डायगोनल्स के टर्म्स में, ठीक है भाई। तो चलो यार, यहां से अगर मैं बात करूं, इनको नाम दे देता हूं मैं OABC, ठीक है। अब ट्राइंगल में कंसीडर करता हूं OAC, ट्राइंगल OAC अगर कंसीडर करें, OAC में ये देखो क्या, ए और बी, ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा, बी। ये ए है तो ये भी ए वेक्टर। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, ये ए ये बी, तो ये भी वेक्टर बी और ये भी वेक्टर ए, ठीक है। तो एक बात सोचो, ट्राइंगल OAC की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल OAC, इसमें इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस D1 वेक्टर। हाँ या ना ये बताओ, बी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस D1 वेक्टर, ये लिखेंगे ना। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, पहले के हेड पे दूसरे का टेल है, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन किया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यही आएगा, ठीक है। यहां से देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जो ट्राइंगल लॉ था अपना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे रिजल्टेंट निकालोगे आप, कि एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखो और रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, तो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करो, यही हमारा रिजल्टेंट होता है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं कि आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही लिखते हैं हम लोग। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, तो देखो एक वेक्टर सी है, ए है, इसके हेड के ऊपर D1 वेक्टर का टेल है और पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन किया। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आएगा हमारा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बी जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्लियर। अब अगर मैं ट्राइंगल OAB कंसीडर करूं, ट्राइंगल कौन सा, OAB, अगर OAB अगर ट्राइंगल में कंसीडर करूं तो क्या आएगा अपने पास, कि A और B का रिजल्टेंट जो होगा वो D2 वेक्टर होगा, इसके हेड के ऊपर इसका टेल है और पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन किया, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला है। तो क्या लिखेंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू D2 वेक्टर के बराबर, यही लिखेंगे। A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, D2 वेक्टर, यही आएगा। ये दोनों बात क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना ये बताओ, ये दोनों बात क्लियर हो गया। चलो यार, अब इसके बाद मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि D1 वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर,
यही लिखूंगा मैं, d1 वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर, यही लिखेंगे। अब एक बात देखो, बस एक ही, d1 वेक्टर इक्वल्स टू ये लिख दिया मैंने। अब मैं यहां से अगर कैलकुलेट करूं d2 क्रॉस d1 का मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं, d1 क्रॉस d2 का अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ध्यान रखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, d2 क्रॉस d1, ठीक है। d2 क्रॉस d1 करूं तो क्या मिलेगा अपने पास, तो d2 की जगह पे वेक्टर a प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब मैंने बताया था यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अब एक बार इससे इस पूरे को करो a से, एक बार b से इस पूरे को करो, तो देखो यार हमारे पास क्या आएगा फाइनली, a क्रॉस b वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर प्लस b क्रॉस b वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर, यही आएगा। अरे हाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ है ना। तो a वेक्टर इंटू ये पूरा प्लस b वेक्टर इंटू पूरा, ये चीज क्लियर। यहां से देखो हम इसको क्या लिखेंगे, a क्रॉस b माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, a क्रॉस a प्लस क्या लिखेंगे फिर b क्रॉस b, और माइनस मैं लिखूंगा b क्रॉस a वेक्टर के बराबर, यही लिखेंगे b क्रॉस a वेक्टर, यही लिखा जाएगा। हाँ या ना, ये चीज क्लियर हुआ, फटाफट बोलो हाँ कि ना। तो अब एक बात देखो, a क्रॉस a जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से a और a जो रहेंगे उनके बीच का थीटा 0, तो ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0 के बराबर, यही आएगा। a क्रॉस a क्या आएगा 0, b क्रॉस b भी क्या आएगा 0, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, तो a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर, यही आएगा। अब एक बात सोचो, ये जो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि a क्रॉस b जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ b क्रॉस a के, ये चीज मैंने बताया हुआ है पहले ही, पहली प्रॉपर्टी में बता रखा था मैंने कि a क्रॉस b जो होता है वो माइनस ऑफ b क्रॉस a के होता है। क्लियर है ये चीज याद है आपको, हाँ या ना ये बताओ। तो मैं इस माइनस ऑफ b क्रॉस a की जगह पे मैं ये वाला लिख सकता हूं, तो सोचो इसको, इस माइनस ऑफ b क्रॉस a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, तो यहां से a क्रॉस b माइनस ऑफ b क्रॉस a को क्या लिखूंगा मैं, तो प्लस a क्रॉस b, प्लस क्या आएगा a क्रॉस b आएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b का मॉड लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या इसकी जगह पे, एक मिनट बेटा, यहाँ के बाद आप इधर देखो एक बार कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि ये 2 इंटू d1 क्रॉस d2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, d1 क्रॉस d2 या d2 क्रॉस d1 हम लोग निकाल रहे हैं, तो d2 क्रॉस d1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो 2 इंटू a क्रॉस b के बराबर, यही आएगा 2 इंटू a क्रॉस b के बराबर। और ये a क्रॉस b जो होता है वो हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फाइनली हम ये चीज लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये किसके बराबर आएगा, तो 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 के बराबर, मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। क्या ये क्लियर, हाँ या ना, क्या ये चीज क्लियर हो गया कि जो दो एरिया, जो पैरेललोग्राम का एरिया का दो फॉर्मूला मैंने बताया, एक a क्रॉस b जो कि बेस अपॉन इंटू हाइट से आता है, दूसरा आपको अगर दो डायगोनल दिए हुए हैं तो भी क्या लिख सकते हैं, d1 क्रॉस d2 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को,
हाँ या ना? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हुआ। ठीक है, अब मान लो क्या दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि ए वेक्टर दे देंगे, बी वेक्टर दे देंगे, उनका एरिया निकलवा देंगे। अब इसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा नेक्स्ट, कि एक ट्राइंगल का एरिया भी जो है वो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया, नेक्स्ट यूज हमारा कौन सा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर सकते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी हम लोग ए क्रॉस बी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले मान लेते हैं। एक ट्राइंगल ये जो बना है ए, ये वेक्टर बी है और ये कोई एक तीसरा वेक्टर है। ठीक है, कोई भी मान लो सी वेक्टर है, थोड़ा बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, और ये तीसरा ट्राइंगल हम साइड ले लिया सी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा के बराबर। ए बी सी हो गया तीन वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मान लो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और इसको मैंने मान लिया बी के बराबर। ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ओ ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड मैं कितना ले रहा हूं? तो ए, जो ओ बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मैं कितना ले रहा हूं? तो बी के बराबर। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब मैं इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकाल रहा हूं तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या आएगा? तो ये 1/2 इंटू कितना होता है? बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर, यही आएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एक बार देखो, तो 1/2 इंटू बेस की जगह पे क्या मैं ले सकता हूँ? तो बेस की जगह पे मैं ले सकता हूँ ओ ए के बराबर। ओ ए को बेस ले लिया मैंने, और हाइट की जगह पे मैंने क्या ले लिया? तो अब एक बात सोचो कि अगर हमें हाइट लेना है तो हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने, बी एम। फिर से यार हाइट के लिए तो यही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो बी एम आएगा वो क्या होगा? बी एम इंटू ओ ए इंटू क्या लिख सकता हूं मैं? बी एम। और जो बी एम आएगा वो किसके बराबर होगा? तो बी साइन थीटा के। क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ कि ना? बी एम जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो बी साइन थीटा के बराबर। तो चलो यार भाई यहां से पुट करते हैं, तो 1/2 इंटू ओ ए हमारा क्या होगा? ए, बी एम हमारा क्या होगा? बी साइन थीटा, यही हमारा क्या होगा? एरिया। फिर से ए बी साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर। वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा वो किसके बराबर? तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो यार ए क्रॉस बी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, और ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ जो होगा वो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। ये बताओ भाई क्लियर? हाँ या ना? ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा वो क्या होगा? हमें ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। ये हमारा किसके टर्म्स में था? बेस साइड वगैरह जो दे रखा हो कि इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कि हमें ये साइड दे रखा हो, ये साइड दे रखा हो, कोई भी दो साइड दिया हो, हमें उसका एरिया निकालना हो तो ऐसे निकाल लें। अब मान लो कि अगर हमें साइड की बजाय जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, हमें क्या दे रखा हो? साइड्स की बजाय हमें जो वर्टेक्स दिया हो ना उसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो। देखो यार अब एक बार समझते हैं इस चीज को। ये थोड़ा इन टर्म्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ये जो एरिया है वो किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। इन टर्म्स ऑफ किसके? तो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के वर्टेक्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं। यानी एक बात सोचो, ये तीन जो वर्टेक्स है ना उनके टर्म्स में बात कर रहे हैं अपन। ये
मान लो ए हो गया, ठीक है, ये मान लो बी हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये हमारा ये वाई एक्सिस ले लिया और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब एक बात ऐसे सोचो जरा, इन सब का कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, कोऑर्डिनेट ए बी सी, इनका पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया गया, इनका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है। जैसे मान लो यहां से बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ये ओ से, फिर इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बी से, और फाइनली इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें सी। ये तीन जो वर्टेक्स है हमारे पास, इन तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इन तीनों का हमें क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। क्लियर ये चीज, हाँ या ना ये बताओ। ये जो तीन हमारे वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, उन तीनों का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, इन तीनों का हमें क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो दे रखा है वो कौन सा है, बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ए, और इसका पोजीशन वेक्टर सी। हमें ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल जो है वो तीन वर्टेक्स से मिल करके बने हुए हैं, और कौन कौन से हैं, तो उनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यानी बी का एक तरह से कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, ए का दे रखा है और सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया और सी वेक्टर दे रखा है। चलो यार, अब हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो अभी हमने निकाला है क्या कि 1/2 इंटू कितना, तो मॉड ऑफ, एक बार देखो मॉड ऑफ क्या लिया था अपन ने, तो बेस इंटू ये वाला साइड इंटू ये वाला साइड, ये लिया था। थोड़ी देर पहले हमने जो ए क्रॉस बी किया था, तो ये ट्राइंगल ऐसा था, तो वो क्या था बेसिकली, दिस वन क्रॉस दिस वन, यही किया था ना, हाँ या ना ये बताओ भाई, दिस वन क्रॉस दिस वन, यही किया था ना। तो अब एक बार देखो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इस वाले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक बार देखो ए सी क्रॉस ए बी, हम क्या लिखेंगे, ए सी क्रॉस ए बी के बराबर, ये लिखेंगे। 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ए सी क्रॉस ए बी के बराबर। क्या ये चीज समझ आया पहले, हाँ कि ना ये बताओ, ए सी क्रॉस ए बी यही होगा ना, ए क्रॉस बी किया था उसका हाफ, मॉड का हाफ। तो अब एसी वेक्टर की बात करते हैं हम लोग। एसी वेक्टर हमारा क्या होगा, एक बात सोचो, ए से सी की तरफ अगर जा रहे हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जो ए सी वेक्टर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, हाँ या ना ये बताओ। ये चीज मैंने पोजीशन वेक्टर में बताया था कि ए से सी की तरफ यानी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वैसे भी आप देखोगे तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये होगा, यहां से देखो ये एक साइड ये दूसरी साइड और इसका रिजल्टेंट ये वाला। ट्राइंगल लॉ से भी देखो तो ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड, और ये हमारा ट्राइंगल का तीसरा साइड हुआ। अरे हाँ या ना ये बताओ। तो दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू दिस वन लिख सकते हैं, यानी ए प्लस ए सी वैक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो सी वेक्टर। तो ए सी को क्या लिखेंगे, सी माइनस ए। क्या ये याद आया आपको, हाँ या ना ये बताओ भाई, फटाफट बोलो जल्दी से, ये खत्म होने वाला है जल्द। ए सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यार एक बार देखो यार, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो सी ए प्लस दिस वन इक्वल्स टू सी। वैसे ही आप ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे, तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही लिखेंगे। तो बस यहाँ पे उठा के पुट कर दो, 1/2 का मॉड ए सी को क्या लिखोगे, सी माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। क्या आएगा, 1/2 इंटू मॉड, ये कितना आएगा, सी क्रॉस बी। यार मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, सी क्रॉस बी
माइनस सी क्रॉस ए, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इससे इसको, तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस ए के बराबर। क्या ये वाली लाइन समझ आई सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, थोड़ी देर पहले भी यही काम किया था। अब एक बात देखो यार, यहां से हम लोग देखें तो क्या लिख सकता हूं मैं इसमें, 1/2 इंटू मॉड ए क्रॉस ए 0, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो ए क्रॉस ए किसके बराबर, 0। तो चलो यार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी क्रॉस बी। इस माइनस ऑफ सी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ सी क्रॉस ए को क्या मैं ए क्रॉस सी लिख सकता हूं क्या, हाँ कि ना, ये बताओ। माइनस ऑफ सी क्रॉस ए को मैं क्या ए क्रॉस सी लिख सकता हूं, तो ये लिखा मैंने प्लस ए क्रॉस सी, फिर से ये माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को, तो प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए लिख दिया। मतलब ये बेसिकली क्या आएगा, बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी, क्या आएगा अपने पास, यहां से अगर देखे तो ये क्या आएगा, बेसिकली 1/2 इंटू कितना आएगा, बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस कितना, सी क्रॉस बी। मतलब आपको क्या करना है, इसमें एक सीक्वेंस में उठा लेना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है। आप इसमें क्या लिखोगे, बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर चाहो तो सीक्वेंस में बस बनना चाहिए, यहाँ पे सीक्वेंस में लिख देना है। क्या लिख सकते हो, तो 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। चाहो तो फिर ऐसे ही लिख सकते हो इसको, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी, ऐसे कुछ, मतलब जो कोई भी बस एक सीक्वेंस बनेगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। क्लियर हुआ, तो कोई भी सीक्वेंस में आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, सबका एडिशन करो, वहां से आपका जो आएगा एरिया वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाएगा, एरिया वेक्टर मिल जाएगा। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना, क्या ये समझ आ गया। अब एक चीज देखो, एक लास्ट ये चीज देख लो कि एक आता है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स दे देंगे और ये पूछा जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं या नहीं है। कॉलिनियर होने का मतलब क्या हो गया कि तीनों जो हैं वो एक ही लाइन पे हों। अब एक बात सोचो, 2 पॉइंट होंगे तब तो हमेशा एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। 3 पॉइंट के केस में हो सकता है कि वो ट्राइंगल फॉर्म कर ले। 3 पॉइंट के केस में ये हो सकता है कि वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर ले, ठीक है। लेकिन एक बात देखो यार, अगर ये अगर कॉलिनियर हुए, मतलब तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पे अगर लाई किए, तो क्या ट्राइंगल बनेगा क्या, हाँ या ना। एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं और तीनों पॉइंट अगर हमारा एक ही लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ट्राइंगल नहीं बनेगा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा वो 0 आना चाहिए। तो कंडीशन क्या तो क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो एक थोड़ा भी इधर कहीं लाई किया तो फिर से ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन पे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। तो यहां से देख लो, अगर ये 0 आ रहा है तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो इसी को हमें क्या ध्यान रखना है, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। क्या समझ आया ये चीज, हाँ है ना। अगर मान लो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि आप तीनों पॉइंट्स ये बताओ कि कॉलिनियर हैं कि नहीं है, तो आपको करना क्या है कि ये तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट का सम निकालो इस सीक्वेंस से, देखो अगर 0 आ रहा है तो वो कॉलिनियर है। क्या ये क्लियर हुआ, क्या सारे पॉइंट्स क्लियर, हाँ या ना। तो ये अपना पूरा जो है ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट था।
अब थोड़ा सा इसमें यूज वगैरह देखते जाते हैं उनका, उसके ऊपर न्यूमेरिकल एक एक करते जाते हैं, अपना वेक्टर खत्म हो जाएगा। पहला जो यूज है, क्रिस्टल क्लियर है, ओके अच्छी बात है तब तो। चलो यार, पहला जो यूज हमें कहाँ पे करना है वो चीज देखो यार। जैसे वो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये सब निकालना हो तब तो आएगा ही क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, पहली चीज कि अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं कि नहीं, तो इफ ए क्रॉस बी जो आए अगर वो जीरो आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में ए और बी जो होंगे, ए जो होगा वो क्या होगा, या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। ये चीज हमने देख रखा है इस प्रॉपर्टी के अंदर ही। तो जब भी अगर ये चीज पूछा जाए कि दो वेक्टर अगर हमें दिया हो और ये बोला जाए कि ये बताओ ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं कि नहीं, तो उस समय हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लो हम लोग दो वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर आप लोग ही चेक करके बताओगे भाई ये क्रॉस भी अगर जीरो आया तो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, नहीं आया तो नहीं होंगे। तो ये दो वेक्टर मैं दे रहा हूँ, ये चेक करके बताओ कि ये पैरेलल हैं कि नहीं। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ से बी वेक्टर जो दे रखा है वो -6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप। ये बताओ भाई, ये चेक करके बताओ कि ये जो है वो ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है। ये बताओ ए और बी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है। देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए तो पैरेलल होंगे। चलो यार एक बार देखो यार, ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं। एक वैसे दूसरा तरीका भी है, बाकी हम लोग ए क्रॉस बी एक बार निकाल के देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ एक बार। ये कितना हो गया आई, ये कितना हो गया जे, और ये कितना के। यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 4। ये -6, ये +9 और ये कितना, तो -12। ये आया, तो ये किसके बराबर, आई का है। आई कैप जब निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो गायब करेंगे, ये चीज पता है। -3 इंटू -12 कितना आएगा, 36 -36। माइनस जे कैप अगर करें तो -j कैप से क्या होगा, ये कॉलम ये रो गायब करो, -24 और +24 ये भी आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर +k कैप, यहाँ से क्या आएगा, तो ये 18 -18 आएगा। ये पूरा कितना आ रहा है, 0, तो पैरेलल है। दूसरा चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि बी वेक्टर इक्वल्स टू -3a वेक्टर। मतलब थीटा वहां पे वो यही पता चलेगा कि 0 है या 180 है। क्या एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि बी वेक्टर इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ बी वेक्टर इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, हाँ या ना, ये बताओ। तो बस एक बात देखो ना यार, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है मतलब नेगेटिव, मतलब एक तरह से क्या होगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो बस यही तो बात हुई, डायरेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा, तो थीटा 180 होगा। तो दोनों में से चाहो तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा यूज हो सकता है कि दो वेक्टर के बीच का थीटा निकालने के लिए। तो देखो यार, पहला तो एक तरीका मैंने बता रखा है थीटा निकालने के लिए कि आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकालो, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा आएगा, वहां से निकाल लो, वो थोड़ा आसान भी पड़ता है। लेकिन हम इसका यूज भी कर सकते हैं किसके लिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। देखो कैसे, पहला जो सेकंड यूज है वो हम क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, एक बार देखो यार, कोई भी हम इन जनरल वेक्टर ले रहे हैं, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर इक्वल्स टू आ गया i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। ये दो वेक्टर मैंने ले लिया।
ए और बी दो वेक्टर ले लिया मैंने। अब हमें इनके बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने पास। तो देखो यार, ए क्रॉस बी जो आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर। ये बताओ हाँ या ना? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होता है? तो ए बी साइन थीटा के बराबर, हाँ या ना? तो चलो यार, अब हमें मान लो थीटा निकालना है तो हम साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? थोड़ा ये लंबा पड़ता है इसीलिए इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। बाकी यार अब एक बार देखो, यूज कर तो सकते हैं वैसे, हो सकता है ये भी, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ कि इसका यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यही आएगा। चलो यार, अब ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड अगर हम पहले निकालते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या आएगा? ये आ गया आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ये कितना? 2 3 1। ये कितना? 1 -2 4। यहां से अगर हम बात करें तो आई कैप निकालेंगे तो कितना आएगा? ये कॉलम ये रो गायब करो, कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 प्लस 2 14 माइनस जे, ये कॉलम ये रो गायब करो 8 -1 और प्लस के इंटू ये कितना आएगा? ये कॉलम ये रो गायब करो -4 -3। तो फाइनली किसके बराबर आएगा? 14 आई कैप -7 जे कैप -7 के कैप, यही आएगा। अब अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैं निकालू, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालू तो ये किसके बराबर आएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार ध्यान रखो, क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को कि सब ऊपर से जा रहा है? क्या समझ आ रहा है आपको, हाँ या ना? तो देखो यार, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एक 3D वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो 14 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, यही आएगा। तो ये कितना आएगा? 196 प्लस 49 प्लस कितना? 49, यही आएगा। जो भी वैल्यू आए अपन पुट कर लेंगे। फिर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो चलो यार, ए का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और उसका 1, तो 14। इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 5 और प्लस 16 21। तो बस यही कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, वैल्यू पुट कर दो, 196 प्लस 98 अपॉन ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 14। यहाँ से देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन देखो ये वाला अप्रोच जो होता है वो थोड़ा ज्यादा लेंदी रहता है, तो इसीलिए हम ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया, हाँ या ना? ये बताओ भाई। चलो, एक आखिरी यूज जो है वो हमें ये निकालना है। जैसे देखो यार, डॉट प्रोडक्ट का यूज एक हमने क्या देखा था कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका यूज क्या होगा कि टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर perpendicular to another vector, perpendicular to another vector। एक वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर हमारा ए हुआ और दूसरा हमारा बी हो गया। ठीक है, ये थीटा है। अगर मैं बोलूं कि बी का कंपोनेंट जो है वो आप ए के परपेंडिकुलर निकालो, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? यही वाला। ये जो आएगा वो हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, हाँ या ना? ये बताना जरा।
जो मैंने येलो से लाइन ड्रॉ किया है वो हमारा क्या है, बेसिकली कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, बी का कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग शायद बी साइन थीटा बोलते हैं, हाँ या ना ये बताओ। ये चीज मैंने पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह उन सब में समझा रखा है मैंने कि बी साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, यानी अगर हमें बी का कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें क्या निकालना है, बी साइन थीटा। अगर ए का कंपोनेंट निकालना है बी के परपेंडिकुलर यानी ए साइन थीटा। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो क्या निकालना अपने पास बेसिकली, तो बी साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना अपने को, बी साइन थीटा। और हमें पता है यार ए क्रॉस बी जो आता है वो किसके बराबर होता है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर। तो फाइनली बी साइन थीटा जो आएगा वो किसके बराबर होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए के बराबर, हाँ या ना ये बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए। तो अब एक बार देखो बी साइन थीटा यानी बेसिकली हमें क्या निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। क्या सही है। अगर मान लो हमें ये निकालना हो कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ये क्या निकालना हमें, ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा फिर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन कितना आएगा, बी के बराबर। क्या ये बताओ क्लियर, हाँ कि ना, क्या ये क्लियर हो गया। जिसका कंपोनेंट निकालना है दूसरे के परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए। तो चलो एक आखिरी सवाल करते हैं फिर वेक्टर को अलविदा कहते हैं भाई। एक आखिरी सवाल, यहां से देखो, मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें ये निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए, हमें ये निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। चलो निकालो यार एक बार फटाफट निकालो। निकालने के बाद आप बस यस का मैसेज भेज देना, क्योंकि यार आंसर थोड़ा सा तो अजीब आएगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हमें फाइंड करना है, ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर। आंसर निकालने के बाद बस आप यस का मैसेज भेज देना। चलो एक बार देखो कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है परपेंडिकुलर टू बी, तो देखो यार ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर, तो ए बी साइन थीटा के बराबर। तो ये कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा के बराबर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन कितना आएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो कितना आएगा, तो देख लो यार निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले में झंझट तो होता ही है, लेकिन अब यही बात है कि बाकी कर भी क्या सकते हैं। आई जे के 1 1 1 और ये 2 3 4, ये कितना होगा आई कैप, ये कॉलम और ये रो गायब करो, 4 माइनस 3 1 माइनस जे कैप, ये कॉलम ये रो गायब करो, 3 माइनस 2 1। ये कैसा आंसर आ रहा है भाई, ये कॉलम ये रो गायब करो, 3 माइनस 2 1। बहुत बढ़िया। आई कैप इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए क्रॉस बी का अगर यार मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आएगा, बेसिकली √3 आएगा, हाँ है ना, √3। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना,
तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 4 + 9 + 16 मतलब 25 और 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/29 के कितने लोगों का यही आंसर आया हुआ था। चलो ठीक है, तो अब ये आपका जो है वेक्टर खत्म हुआ। ठीक है, जो देखो यार कई कई बुक में लैमेज थ्योरम आपको बताया गया होगा, इसी में लैमेज थ्योरम मैं आपको एनएलएम में पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, ये क्रॉस प्रोडक्ट एक बार फिर, अच्छा ये वाला मुझे लगा तुम बोल रहे हो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट एक बार फिर से बता दो, मैं तो छोड़ के भाग ही जाता कहीं पे। यहाँ देखो ए क्रॉस बी निकालना है ना अपने को, तो देखो यार ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले अपन ने तो आई जे के लिख दिया, ये सब 1 1 1 है तो ये लिख दिया, ये 2 3 4 है लिख दिया अपन ने। आई कैप लिखा तो आई कैप के टाइम ये कॉलम ये पूरा रो गायब करेंगे, कितना आएगा 4 × 1 - 3 × 1 कितना आ गया 1, माइनस जे कैप माइनस करो, ये कितना 4 × 1 - 2 ओहो गलत कर दिया मैंने, 4 - 2, यार तुम लोग बताते भी नहीं हो यार, 4 - 2 कितना आएगा 2, और ये कॉलम ये रो गायब कर 3 - 2 1, कितना आ जाएगा 2 4 और 2 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा यार, स्क्वायर रूट ऑफ 6। यार तुम लोग भी अलग ही हो और आंसर भी आ गया है तुम लोगों का कि सर यही आया है आंसर, कैसे इंसान हो यार तुम लोग, ये तो अच्छी बात है। किसने बोला? देवेश ने, बहुत बढ़िया है यार तुम लोग तो। यार एक बात बताओ कैसे करा देते हो यार। हाँ ना ना सही किया तुमने यार, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा वो ये देख लेना अपना यार, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होता रहता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। अब हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स। हेडिंग डाल लिया, डाल लेना अपना काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। ध्यान से देखो यार, इस वाले चैप्टर में जो है ना, पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला ही रहेगा अभी। तो देखो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पे रहेगा फिर कभी मोशन में रहेगा। तो कभी मान लो ऐसा होगा कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बोला जाएगा कि यार थोड़ी देर बाद वेलोसिटी बता दो। फिर कभी ये होगा कि मान लो अभी 50 से जा रहा है, कितनी देर बाद 20 से जाने लगेगा। थोड़ी देर बाद ये पूछा जाएगा कितनी देर के बाद वो रुक जाएगा। तो ऐसी चीज आने वाली है कि एक ऑब्जेक्ट की बेसिकली रेस्ट या मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उस रेस्ट या मोशन के बारे में उसका रीजन नहीं पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, कि आखिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्यों मूव कर रहा है, या क्यों अगर रेस्ट पे है तो क्यों रेस्ट पे है। तो ये सब रीजन हम लोग नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में, रीजन हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो अब एक बात देखो यार, इसमें हम लोग जैसे मान लो अगर एक बस अगर मूव कर रही है, रीजन मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर एक बस सपोज मूव कर रही है, ये रही बस, ये अगर मान लो ये 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी मान लो 100 हो गई, या थोड़ी देर बाद ये रुक भी गया, तो क्यों रुका ये हमें इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना। हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हाँ यार अगर अभी 10-40 से मूव कर रहा है तो 10 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, या कितनी देर के बाद 100 हो जाएगी, या कितनी दूर चलेगा, कितनी देर में रुकेगा ब्रेक लगाने पे। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि आखिर वो रुका क्यों। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे कि आखिर वो रुका क्यों, अगर ये मूव करना शुरू किया तो क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो हम ये चीज नहीं पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। तो ये क्या है अपने पास कि इन दिस चैप्टर वो हम लोग जो रीजन है वो एनएलएम में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट rest and motion of we will study about rest and motion of an object, rest and motion of an object
विदाउट नोइंग इट्स रीजन, विदाउट नोइंग इट्स रीजन, उस ऑब्जेक्ट का रीजन के मोशन या रेस्ट का रीजन जाने बिना ही हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमें यहाँ रीजन हम नहीं डिस्कस करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखो कि इस वाले चैप्टर में हम कैसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। कैसे ऑब्जेक्ट के बारे में? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो हम भले डिस्कस कर रहे होंगे कि एक बस मूव कर रही है, एक ट्रेन मूव कर रहा है, एक ट्रेन में दो आदमी बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे से के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में, मोशन में, और एक आदमी ट्रेन के अंदर चल रहा है। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट को हम किसकी तरह ट्रीट करने वाले हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो पहले ये समझते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब देखो यार, जैसे मान लो ये अगर सपोज यही बस है, सपोज अगर मान लो 100 सेंटीमीटर की बस है या 1 मीटर जो भी मान लो, अगर ये 2000 किलोमीटर अगर चल के आ रही है, तो 2000 किलोमीटर ये चल के आ रही है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि यार ये इसका फ्रंट एंड यहाँ से चला वो 2000 किलोमीटर चला है या ये वाला। अब कहीं से भी हम इस ऑब्जेक्ट को किसकी तरह ले लेंगे? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये एक बस है तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे कि बस यहाँ से चल के ये 2000 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पे आई है, ठीक है। बस हो गया। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए हम हर एक ऑब्जेक्ट को किसकी तरह ट्रीट करने वाले? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है, जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की बात कर रहे हैं, अब ये 2000 किलोमीटर चल के आई है, तो यार उसमें 1 मीटर का जो डिफरेंस है, 1 मीटर जो इसका डायमेंशन है, वो काफी नेग्लिजिबल है इस 2000 किलोमीटर के सामने। हाँ या ना, ये बताओ। इस 2000 किलोमीटर के सामने ये 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है? काफी नेग्लिजिबल है। तो ये हम इस चीज का जो डायमेंशन है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट है, वही 2000 किलोमीटर जाके डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम ये बस हो गया, ट्रेन हो गया, कभी एक बॉल को भी, बॉल का मोशन डील करेंगे तो उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, बस जो है उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने के पीछे हमारा लॉजिक यही है कि उसका जो डायमेंशन, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, वो उसके डायमेंशन के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। अगर इसका डायमेंशन मान लो 10 सेंटीमीटर है तो वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, या 5000 मीटर 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, या 500 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसका डायमेंशन हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। मान के चलेंगे कि चलो यार एक आदमी एक छोटा सा पॉइंट ही जो है वही मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। जब तक अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तब तक हमें ऑब्जेक्ट को कैसा लेके चलना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये एक 5 ये सपोज 5 मीटर की बस है, ये भी एक 5 मीटर की बस है, और ये बोला जाए कितने टाइम में दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लोगे तो भाई ये तो कोई टाइम ही नहीं, ये इधर जा रहा है और ये जस्ट से एट द इंस्टेंट ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार सोचो क्रॉस करने में इनको 10 मीटर ज्यादा से ज्यादा मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। ये अगर रुका हुआ है तो इसको 10 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा क्रॉस करने में, डायमेंशन उसका 5 मीटर है, तो हम यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। लेकिन वही बोला जाए कि एक, जैसे मान लो एक जो भी अगर बस है वो 4000 मीटर या 4 किलोमीटर ट्रेवल करके जा रही है, तो वहां पे हम उस बस को भी कैसा ले सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना, ये बताओ। अब इसके बाद एक और पॉइंट हमें देखना है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में? रेस्ट और मोशन के बारे में। किसके बारे में? रेस्ट और मोशन के बारे में, ठीक है ना। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड के कंपैरिजन में काफी कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, ठीक है। अब देखो यार, रेस्ट एंड मोशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे सपोज एक हमने एक बस ले लिया, ये इस बस के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, ये बस के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं और ये बस अभी यहाँ पे है, ठीक है। और एक तीसरा आदमी जो है वो यहाँ पे बाहर खड़ा है। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये इधर की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये आदमी, ये बस यहाँ कहीं चली आएगी। अगर बस चल रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ
टाइम के बाद वो यहाँ पे ही आएगी। अब एक बात देखो, अब मैं अगर मान लो सी के और ए से, सी और ए दोनों से पूछूं किसके बारे में, बी के बारे में, अबाउट बी, बी के बारे में अगर मैं पूछ रहा हूं किससे किससे, ए से और सी से, तो ए क्या बोलेगा कि ये बताओ बी जो है वो ए को क्या लगेगा कि रेस्ट पे है या मोशन में, बी को सॉरी बी जो है वो ए को क्या लगेगा, रेस्ट या मोशन, मोशन में लगेगा, बिल्कुल सही बात है। वही अगर मैं बोलूं सी से पूछूं कि सी से अगर मैं पूछ रहा हूं बी के बारे में क्या लगेगा, सी से अगर मैं पूछूं किस में, रेस्ट में, सी से अगर पूछता हूं मैं तो वो किस में लगेगा, रेस्ट में। अब एक ही बात सोचो, पहला एक ही इंसान के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं, लेकिन वही इंसान ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है और सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो पहली बात आप ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा वो रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म होने का मतलब क्या हुआ कि आप किसके रेस्पेक्ट में डील कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। जैसे मैं अगर इसी पर्सन की बात कर रहा हूं तो ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में, इसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे। तो क्या लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट, या ऐसे लिख लो देयर इज नथिंग लाइक, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, ठीक है ना। दे आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स, ये जो है वो क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं कि आप किसके रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। दूसरी एक और चीज ध्यान रखना, अर्थ जो है जब भी हम लोग पूरे काइनेमेटिक्स थ्रू आउट द मैकेनिक्स जो हम लोग लेके चलेंगे जब तक ग्रेविटेशन की बात ना करें, तो उस केस में हमारा अर्थ जो होता है वो हमारा रेस्ट पे माना जाता है, ठीक है। अर्थ जो हमें पता है एक्चुअल में वो सन के अबाउट रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है, लेकिन हमारे लिए अर्थ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तो रेस्ट पे, अर्थ विल बी टेकन एट रेस्ट, ठीक है ना। अर्थ को हम यही मान के चलेंगे कि रेस्ट पे है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा ब्लॉक वगैरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलो बेटा अब आज इतनी यही तक रहने देते हैं, ठीक है।